Good morning everyone, myself Femina, MSc Chemistry 4th semester from Government Revati Raman Misra PG College, Surajpur. Subject Biological Chemistry. Topic Transport through membranes. Content Transport through membranes. Passive transport, simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis. Third, active transport. इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फोर्थ है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन. इसकी कुछ बेसिक जानते हैं. जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस देखने को मिलती है. क्यों हमारे सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर जाते हैं. जो हमारी सेल होती है उसके अंदर कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है. कोई प्रोटीन बना रहा है तो कोई जनरेट कर रहा है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं. तो उसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ कुछ चीज़ों की रिक्वायर्ड भी बढ़ सकती है. तो उसी के लिए जो सब्सटेंस की रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं. जिनकी ज़रूरत होती है उनको सेल अंदर से बाहर भेज देती है. तो इसके लिए जो हमारा सेल है उसकी फंक्शंस होती है. पर यहाँ पर सेल का सर्वाइवल होता है. सर्वाइवल के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस के लिए भी होना ज़रूरी है. जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमें पता है कि एक सेलेक्टिवली परमेबल होती है, तो यहाँ से कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर अलाउ करती है. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस टू मेन तरीके से मूव करता है. फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस में सब्सटेंस खुद ही मूव करता है. सेल को एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती. ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है. इसमें 3 टाइप्स होते हैं: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस. सिंपल डिफ्यूजन में सब्सटेंस डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाती है. किसी स्पेशल की ज़रूरत नहीं होती है. सब्सटेंस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. इस प्रोसेस में कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती. सब्सटेंस अपने आप ही मूव कर जाते हैं. ये हमारा प्लाज्मा ऑफ मेम्ब्रेन है. आउटसाइड, इनसाइड. आउटसाइड में सब्सटेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है और इनसाइड में कम. यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस प्रोसेस में कैरियर मीडिएट डिफ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है सब्सटेंस को मूव करने में. यह मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. क्योंकि यह मूवमेंट कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होता है, ये खुद से नहीं जा पाता. इसमें बड़े मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, विटामिन मूव करते हैं. स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब ऊपर की तरफ, इंट्रासेल्यूलर मतलब नीचे की तरफ. जो इसमें हमारे प्रोटीन हैं वो इस शेप में होते हैं. ऊपर की तरफ ओपन होता है. यहाँ सब्सटेंस आकर बाइंड हो जाता है. थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे जो सब्सटेंस सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है. ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जैसे लिक्विड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं. ऐसे मेम्ब्रेन को कुछ चीज़ों की अलाउ करती है और कुछ चीज़ों की नहीं. ऑस्मोसिस में एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसलिए ऑस्मोसिस को हम ऐसे बोल सकते हैं: वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव. सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है और इसी के लिए जो एनर्जी यूज करनी पड़ती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एटीपी मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से मिलती है. एटीपी के 2 टाइप्स होते हैं: प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें जो एनर्जी होती है एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलती है. इसके लिए हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है. इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ज़रूरत होती है. एटीपी, हमारे पूरी बॉडी में जितनी एटीपी प्रोड्यूस होता है उसका 40% यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो जाता है. एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम. इसमें हम देखेंगे कि इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है. तो यहाँ पर लो टू हाई करना हो तो सोडियम के केस में बाहर हाई कंसंट्रेशन है और अंदर लो. उसी प्रकार सोडियम के केस में बाहर लो है और अंदर हाई है. जो कैरियर प्रोटीन है इसमें सोडियम आके बाइंड हो जाता है. इसके बाद एटीपी का जब ब्रेक डन होता है तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है.
इसके बाद जब ऊपर की तरफ ओपन होता है तो सोडियम बाहर होगा और K+ पोटेशियम आकर जुड़ जाता है। जब अंदर की तरफ ओपन होगा तो सब्सटेंस अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट ATP यूज़ नहीं होता, बल्कि एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से। पहले वाली एनर्जी का इनडायरेक्ट यूज़ होता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिम्पोर्टेड, एंटीपोर्टेड। सिम्पोर्टेड जो होता है इसमें 2 सब्सटेंस एक साथ और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटीपोर्टेड इसमें 2 सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक अंदर आता है तो दूसरा बाहर जाता है। जैसे डायग्राम में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसमें क्या है, सिम्पोर्टेड इसमें सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंटीपोर्टेड में अपोजिट, एक अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है। एप्लीकेशन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, इसमें सेल यूजफुल चीज़ों को अंदर लेते हैं और वेस्ट को बाहर भेज देते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, इसमें आयन पंप एनर्जी यूज़ करके आयन को मूव करते हैं, जैसे नर्व सिग्नल ट्रेवल करता है। इसके बाद है वेस्ट इंक्रीशन, ये जो सेल होती है अपनी सफाई खुद करती है, सब कुछ फ्रीली पास नहीं होती। ये डिसाइड करती है कि कौन अंदर जाएगी और कौन बाहर जाएगी। थैंक यू।